नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल 100% रियल होंगे, यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, और अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 49-48 के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, जो 49-48 आपको क्या कहता है, पशुओं के कल्याण तथा क्रूरता के विरुद्ध उनकी सुरक्षा के बारे में ये आपको बताता है। ठीक है, और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने तथा पशु क्रूरता को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 49 में हमारा क्या कहा गया है कि स्थान को और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 49 के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान का वर्णन किया गया इसमें। अनुच्छेद 51 के अंदर क्या वर्णन है? इसके अंदर जो वर्णन है कि अशांति, राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि थाईपुसम थाईपुसम जो महोत्सव है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो महोत्सव है आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए, यह जो त्यौहार है भगवान मुरुगन को समर्पित है और इसे तमिल समुदाय तथा पदुचेरी के केंद्रीय क्षेत्र में मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है वो बुराई पर अच्छाई की विजय की जीत के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भू प्रपट्टी किसकी बनी होती है? यानी कि जो क्रस्ट होती है, ठीक है, जो भू प्रपट्टी इसका ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है? तो इसका जो है मेन रूप से ये सिलिका तथा एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी क्रस्ट है भू प्रपट्टी वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्वों से बनी होती है। भू प्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। ओके, और भू प्रपट्टी प्रपट्टी होती है, इसकी दो सतह होती हैं, दो तह होती हैं, यानी कि दो सतह होती हैं। कौन कौन सी? महाद्वीपीय तथा महासागरीय सतहें। भू प्रपट्टी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ओके, सबसे अधिक मात्रा में यदि पूछा जाए तो भू प्रपट्टी में सबसे ऊपर जो है ऑक्सीजन ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? इसी तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर हो जाएगा तो मिजोरम। देखिए, उत्तर पूर्व भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करें तो उसका तो मिजोरम का आता है। और इसमें यदि साक्षरता देखें परसेंटेज के हिसाब से तो हमारी 91.58% आती है यहाँ पे। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, जो केरल है, केरल जो हमारे भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्यों के अंतर्गत आता है और यह मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, और हाल ही के मुकाबलों के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक जो केरल की साक्षरता दर है वो 96.2% है। और केरल जो है 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ओके, और जो बिहार के बाद जो अरुणाचल प्रदेश को जो है उसका सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों के अंतर्गत है। यानी कि राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जो है सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में रहते हैं, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर देखें तो 65.3% यहाँ पे आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था कि मौर्य वंश के संस्थापक पूछे गए थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? सभी ने लगा दिया होगा राइट आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। ठीक है, और उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है 50 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा में फैला हुआ है। और मौर्य साम्राज्य के जो मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक हैं उनका नाम है बिंदुसार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो इसके आपका जो लक्ष्य था वो आता है 18.1%। ओके, और देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य था वो 18.1% था, लेकिन केवल 70.1% ही विकास दर हासिल कर पाई थी। ठीक है, और भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी यदि पूछी आपसे तो 2007 से लेकर 2012 तक थी। और यह जो योजना थी अपना विकास जो है लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। ओके, और भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था वो था तेज और अधिक समावेशी विकास करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया था कि जो पूछा गया था अगस्त 2024 में यूपीएससी की चेयरमैन कौन बनी थी? ठीक है, तो कौन बनी 2024 में? तो श्रीमती प्रीति सूदन बनी है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है कि उन्होंने जो प्रीति सूदन ने यूपीएससी चेयरमैन मनोज सिन्हा की जगह ली थी। ठीक है, इससे पहले कौन थे यदि पूछा तो मनोज सिन्हा थे। और ये जो यूपीएससी की चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद
16 के अनुसार होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उनके लिए कार्यकाल की बात करें तो इनके अध्यक्ष की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष की अवधि है, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2050 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? ठीक है, साल 2050 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जज थे? तो उसमें जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या थी वो थी 8। ठीक है, एक उसमें क्या है सर्वोच्च थे। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश से बाकी 7 अन्य न्यायाधीश थे। ओके, इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें क्या है, आपको अच्छी तरह से सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना अच्छी तरह से। देखिए अधिनियम 1956 में सुप्रीम कोर्ट की अधिनियम के अनुसार 1956 के तहत न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। ओके, 11 कर दी गई थी, तो बढ़ा दी थी, यानी शुरुआत में तो 8 थे, उसके बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी 11। उसके बाद में 1960 में इसे संशोधित करके इनकी संख्या बढ़ाकर 14 कर दी। ठीक है, 1960 में 14 कर दी, फिर संशोधन हुआ 1978 में और इसमें जो है संख्या बढ़ाकर 18 कर दी। उसके बाद में 1986 में फिर संख्या बढ़ी और इस संख्या को 18 से कर दिया 26। ठीक है, उसके बाद में एक संशोधन और आया 2009 में। ठीक है, इसमें जो है संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी 31 कर दी गई और उसके बाद 2019 में फिर जो संख्या बढ़ाएगी और संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जो कि वर्तमान में यही आपकी जो है जजों की संख्या है। वर्तमान में यदि जजों की संख्या पूछी है तो हमारे कितने हैं 34 जज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आर वैशाली जो है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो ये एक शतरंज की खिलाड़ी है। ठीक है, क्या खेलती हैं? शतरंज खेलती हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, देखिए आर वैशाली भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं, वे एक महिला ग्रैंड मास्टर हैं और आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर भी हैं। ठीक है, और जो है वैशाली जो है 15 वर्षीय जो ग्रैंड मास्टर हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रूस से नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला, उसका नाम क्या था? ठीक है, इस तरह से था याद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का जो सर्वोच्च सम्मान मिला उसका नाम पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ओके, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, ये दो पुरस्कार का नाम था वो आपका था द आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोल्स। ठीक है, इस जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था उनको रूस का, तो उसका नाम यही था। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को स्थापित करना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है, देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किया गया था? देखिए इस योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जल विद्युत परियोजना तथा इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए थे और इन परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की भी मदद ली गई थी और इस योजना के जरिए जो है कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो वर्तमान जो है भारत की कुल आबादी जो उत्तर प्रदेश की आबादी जो कुल जनसंख्या का 16.2% है। ठीक है, भारत की कुल आबादी का जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 16.2%। ठीक है, और देख लेते हैं कि पॉइंट देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक जो उत्तर प्रदेश की आबादी जो 19.98% थी और यह कुल आबादी जो 16.16% ही थी। ओके, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि और इसके साथ साथ एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। और इसके साथ यदि देखिए वहीं जो है अकादमी फेलोशिप में, ठीक है, ये पुरस्कार था, उसके बाद में फेलोशिप मिलती है, उसमें 3 लाख रुपए की धनराशि और एक ताम्रपत्र तथा एक अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोलाराम यादव किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जो तो भोलाराम यादव हैं जो वे कौन से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 2024 में से भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, तो भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का ये संस्करण देखें तो कौन सी भी थी 67वीं थी ये। ठीक है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 2024 में भारत में कई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इनमें से प्रमुख आयोजन जो था 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी जो 15 दिसंबर से 2024 के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था और उसे कहाँ भेज दिया गया था? तो इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से लोगों को याद रह गया, जैसा भेजा वैसे बता रहे हैं आपको। ठीक है, दिल्ली के देखो इसे कहाँ से पकड़ा था, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था और उसे बर्मा के रंगून जेल में निर्वासित कर दिया गया था। यानी दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था
और बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया गया, ठीक है। और देखिए जो थे बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया तथा वहाँ बर्मा से निवास कर दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय मुद्रा किसकी एक विधि है? देखिए जो मुद्रा विनिमय होती है वो किसकी एक विधि है? ठीक है, यह जो मुद्रा विनिमय होती है वो जो होती है विनिमय मुद्रा दो पक्षों के रूप में काम कर होता है, ठीक है। और यही जो है एक पक्ष मुद्रा से ऋण वसूली राशि तथा ब्याज को दूसरी मुद्रा के रूप में मूल राशि और ब्याज के रूप में विनिमय करते हैं, कि इस तरह से ही था। आपको क्वेश्चनों में जो भी ऑप्शन होता है उसी को आपको लगाना था, ठीक है। तो ये विनिमय माध्यम से किसका अधिक महत्व होता है? इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका था, विनिमय माध्यम से किसका अधिक महत्व होता है, ठीक है। तो विनिमय माध्यम में सर्वाधिक महत्व किस मुद्रा का ही होता है, ओके, विनिमय माध्यम में। और विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है और मुद्रा के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या होती है, जिसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को एक दूसरे से मेल खानी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता कि 1867 के चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम या कानून पर पड़ा था, ठीक है। तो और 1867 के चार्टर अधिनियम का प्रभाव जो सबसे अधिक पड़ा था कनाडा के संविधान पर, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 1867 के चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव कनाडा के संविधान पे पड़ा था और इस अधिनियम के संघीय ढांचे की स्थापना की थी और जिसमें ओंटारियो, क्यूबेक, नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रांसिक प्रांतों को भी संघ में शामिल कर लिया गया था, ओके। इसी के साथ आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, हम अगली वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।